नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, फार्मासिस्ट फार्मालोग के इस मंच पे अपने सभी दर्शकों का और अपने आदरणीय पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। आज संवाद का एपिसोड 28 प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक हमने जो चुना है वो बियॉन्ड द स्क्रीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी एंड रिसर्च इन द डिजिटल ये डोमिनेंट फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम। तो आज अपने फाइनलिस्ट के बारे में आपको बताऊं, हमारे बीच में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से प्रोफेसर गिर साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। साथ ही हमारे आईएसएफ मोगा के डायरेक्टर पंजाब से प्रोफेसर जीडी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से डॉक्टर नीरज हमारे बीच में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश सोमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कलकत्ता से हमारे साथ डॉक्टर शैली चौधरी मैम जुड़ी हुई हैं, जो बीसीडी एक कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एज ए प्रोफेसर और हेड हैं। मैडम, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। अब उदयपुर राजस्थान के गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, गीतांजलि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार। साथ ही डॉक्टर के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो गाजियाबाद का एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर विजय शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही रायपुर के कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर शिव शंकर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। तो हाँ, आप लोग का आदेश हो तो आज के इस विषय पे हम संवाद कार्यक्रम शुरू करें। जी जी, तो ये इस कार्यक्रम को शुरू करने के दौरान ही भूमिका के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के डिजिटल एरा में, जबकि सबके हाथ में टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सुलभ हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट हमारे खुद की ज़िंदगी में हर हिस्से पे पड़ा हुआ है, जिसमें कि इसके बिना हम अपने डेली लाइफ के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं कि यदि मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना हो तो किस तरह से काम किया जाए। तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कल्चर पे भी आया है, हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके पे भी आया है। तो ये समसामयिक जो प्रेज़ेंट टाइम का जो इश्यू है, इस पे आज का ये संवाद रखा गया है, जैसा कि हमने बताया बियॉन्ड द स्क्रीन। यानी यदि स्क्रीन हटा दिया जाए तो क्या स्थिति रहेगी आज के परिप्रेक्ष्य में लैब्स, लाइब्रेरी और हमारे क्लासरूम की या फिर हमारे रिसर्च की, जबकि हम डिजिटल एरा में चल रहे हैं। तो इस बात के अपनी बात जारी रखते हुए हम इस पॉइंट से बात स्टार्ट करते हैं कि रोल ऑफ फिजिकल लर्निंग स्पेस इन ए डिजिटल एज। इसमें क्या रोल रहेगा हमारे लैब्स का, जिसमें कि जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस की जो बात कही जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे सीखते हैं, टीचर सिखाते हैं, और साथ ही इनोवेशन, इसमें क्या कहते हैं दशा और दिशा है आजकल के डिजिटल एज के दौरान। इसके बारे में हमारे पायोनियर इंस्टीट्यूट से जो हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर जीडी गुप्ता जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो ये आप अपना अनुभव इसमें साझा करें कि इसको आप वर्तमान परिस्थिति में किस तरीके से देखते हैं। गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। एंड मैं सबसे पहले सभी उपस्थित पैनल को नमस्कार करता हूं, साथ साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को देना चाहता हूं। और आज का जो फार्मालोग के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत ही अच्छा जो मुद्दा डिस्कशन का एक विषय लिए, आई होप दैट इट विल बी द वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टू ईच एंड एवरीबडी। और हर व्यक्ति इसमें सोच रखता है, जैसा 2-3 चीज़ों की अभी बातचीत की है, समय अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को पूरी रखना चाहूँगा कि एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज हम पुराने और नए दौर की बात करते रहते हैं। निस्संदेह रूप से आज का जो बच्चा है
और जो युवा पीढ़ी है वो पुराने लोगों से कई गुना तेज गति से चल रही है, और समय के दौर के साथ साथ हमें भी एक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। निस्संदेह रूप से जो डिजिटल मोड है, आज जब कोविड का दौर आया था, उस दौर के बाद ही फार्मेसी क्या पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का जो पैटर्न है ऑनलाइन, वो काफ़ी तेजी से बदला है। चाहे यूजीसी हो, एआईसीटी हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन जो यूजीसी और एआईसीटी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको ऑनलाइन मोड पर लिया गया है, और वो उनकी जो सक्सेस रेट है वह भी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन फार्मेसी का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 50% से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। तो आज जैसा कि एक देखा जा रहा है कि जो बच्चों का रुझान है, वो रुझान थोड़ा सा क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी की तरफ जो कम होता है, उसका कारण एक समय का फेर है या चारों तरफ की गतिविधि है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट अपनी गति से काम कर रहे हैं और जिस पर वो निश्चय रूप से कोई ना कोई प्रक्रिया को रखे हुए हैं, तो उसमें बच्चों का जो रिवर्सल सिस्टम है वो निस्संदेह रूप से बहुत अच्छा है। आज संडे का दिन है, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, अगर आज भी कॉलेज में आप देखेंगे तो 50 स्टूडेंट हमारे लैब के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई वहाँ अटेंडेंस लगाई जा रही है या हमारी तरफ से कोई वहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जा रहे हो। निस्संदेह रूप से ये है कि इंडिविजुअल टीचर एक रिस्पॉन्सिबल है। मुझे भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, अगर 9:30 की क्लास है तो 9:32 किसी ने नहीं देखा था। ये एक टीचर की वैल्यू है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से ये कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट एंड टेक केयर, अगर आप एक चाहते हैं कि एक टीचर की वैल्यू एज ए टीचर बनी रहे और वो एक इस पार्ट पर बनी रहे कि आप टीचर हैं, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यस, इफ यू कैन गिविंग समथिंग टू द स्टूडेंट, वो निस्संदेह रूप से आएगा। तो आज एक टीचर की परिभाषा बन गई है, टीचर इज वन हु हैव द कैपेबिलिटी टू सिंप्लीफाई द टेक्निकल थिंग इन सिंपल मैनर ओनली। हर चीज बुक्स के अंदर अवेलेबल है, हर चीज नोट्स में अवेलेबल है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको 1 घंटे पर्टिकुलर टाइम पर ही बैठ के क्यों सुनूं, इसके लिए आवश्यक है कि यू हैव टू द कैपेबिलिटी टू सिंप्लीफाई द थिंग्स इन ए जस्टिफाइड टेक्निकल एंड सिंप्लीफाई मैनर। आज एक टीचर की ये परिभाषा हो गई है, और जो टीचर इस टेक्नोलॉजी को, इस कंसेप्ट को अपने बच्चों को दे रहे हैं, वहां पर भरपूर बच्चे क्लासरूम में हैं। जहां तक जो है हम अन्य चीजों की बात करते हैं, डिजिटल चैलेंजेस की बात करते हैं, आज 90% यूनिवर्सिटीज ने अपनी मीटिंग को ऑनलाइन मोड कर दिया है। उसका कारण यही है कि फिजिकल आवागमन में बहुत ज्यादा समय लगता है। और हम यूनिवर्सिटी की मीटिंग की बात क्यों करूं, आज जो हमारा संवाद हो रहा है, मैं समझता हूं आज 8 राज्य के लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अपनी बातचीत कर रहे हैं। अगर हम एक साथ बैठे होते तो शायद हम कुछ लोग चाय पी रहे होते, कुछ लोग गपशप कर रहे होते, घूम रहे होते, और जो बात कॉन्क्रीट बात है वो 1 घंटे में जितनी अभी होनी है उतनी ही हो पाती, जबकि हमारा समय लगता कम से कम 20 घंटे से ज्यादा, क्योंकि ट्रेवल का टाइम, तो दोनों तीनों चीजें हैं। मैं सिर्फ इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चों में कम से कम इस हैबिट को जरूर डेवलप करें। और ये ना ही मैनेजमेंट का रोल है, ना ही प्रोफेशनल, क्योंकि कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है जो ये कहती है कि एब्सेंटिज्म को बढ़ावा दिया जाए। दिस इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, वहां का स्टाफ, वहां का डायरेक्टर की ये जिम्मेवारी है कि बच्चों को नियमित करे, ताकि हम तकनीकी नॉलेज को उनको समय पर दे सकें और सही रूप में देख सकें। डिजिटल मोड आज जो जन्म ले चुका है वो निस्संदेह रूप से सदैव जीवंत रहेगा, और इसका मोड और तेजी से बढ़ना चाहता है। आज आप हमारे कॉलेज में देखें, एवरी डे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, जिसको हम डाउट क्लासेस कहते हैं, और 80% बच्चा अटेंड कर रहा है। जो बच्चे फिजिकल मोड में प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, वो यहाँ पर चैट बॉक्स पर लिख लिख करके प्रश्न पूछते हैं और अपने डाउट क्लियर करते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतनी बात रखना चाहता हूं कि जो हमारा प्रैक्टिकल मोड है, उस मोड में हमारी डिजिटलाइज मशीन, एडवांस मशीन, तकनीकी का भरपूर थोड़ा सा और काम किया जाए, ताकि बच्चों का जुड़ाव बढ़े,
बच्चों का लगाव बढ़े और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में आए। तो एक तो जैसे आज मैंने कहा फिजिकल मोड पर है, लेकिन वी आर द ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर रस भी है, हमारे अंदर भावनाएं भी है, हमें आई कांटेक्ट भी चाहिए, हमें डिस्कशन भी चाहिए। इसलिए जो फिजिकल एक इंटरेक्शन होता है वो निस्संदेह रूप से हमें एकजुटता, एक निहित पॉइंट पर पहुंचने के साथ साथ हमारे जीवन को सुलभ और स्ट्रेस फ्री के रखने में बहुत सहायक होता है। रिसर्च की जहां तक मैं बात करता हूं, आज की डेट में रिसर्च एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और उस विषय को फार्मेसी में आज हम देखते हैं कि जैसे एमफार्म है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे पब्लिकेशन हो चाहे वर्क हो। मैंने वही कहा है कि लेबोरेटरी कल्चर जब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक हम किसी भी सक्सेस को बातचीत हम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि किसी भी राज्य में अगर सुख शांति है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत बड़ी चुनौती होता है और बहुत बड़ी योग्यता होता है। मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर, चूंकि मैं किसी स्टेट का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये अवश्य कहना चाहता हूं, मैं उस स्टेट को बिलोंग करता हूं जिस स्टेट में 7 बजे बाहर निकलना मुश्किल था, आज पूरी रात बाहर घूमिए तो भी आप सेफ है। तो वहां क्या बदल गया? मनुष्य बदल गया क्या? वहां की पुलिस बदल गई क्या? बदल गया? सिर्फ एक व्यक्ति बदलने से सिस्टम बदल सकता है। इसलिए एक डायरेक्टर और एक सिस्टम की आवश्यकता है। वो चुनौतीपूर्ण ढंग से अगर इस जिम्मेवारी को निभाता है तो हर एक इंस्टीट्यूट सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और हर एक विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है, क्या मैं कर रहा हूं? क्या मैं एक टीचर हूं? यस, अगर हूं तो वो दिखना चाहिए। क्या मैं एक सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हूं तो वो दिखना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, हमारी ये छोटी छोटी चुनौतियां हैं निस्संदेह रूप से खत्म हो जाएंगी और फार्मेसी प्रोफेशन, जिसकी आज इंडस्ट्री की चोट पूरे विश्व में गूंज रही है, हमारे यहाँ की एजुकेशन उसी पैटर्न पर पूरे विश्व में अपना डंका बजाएगी। यहाँ का योग फार्मासिस्ट निस्संदेह रूप से न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में हेल्थ प्रोफेशन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर पाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से विषय को बताया हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से। तो सर, इसमें इस विषय पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लर्निंग स्पेस यानी क्लासरूम और लेबोरेटरीज की बात कही गई, तो इस बारे में हमारे अन्य पैनलिस्ट भी अपनी राय रखना चाहें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जी सर, प्लीज। जी जी, थैंक यू संतोष वर्मा सर। सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस संवाद में मौजूद है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सबको रामनवमी की शुभकामनाएं, बधाई। तो जैसे कि प्रोफेसर जी.डी. गुप्ता सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से विषय को सामने रखा, मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूं। जो भी उन्होंने तथ्य रखे, पूर्ण रूप से मैं उससे सहमत हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इम्पोर्टेंट उन्होंने आर्गुमेंट्स रखे। तो जैसे उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 से एक रियलिटी बन चुकी है हमारे समय की, ये ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, और इसको हम आगे ही ले जा सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं या बंद नहीं कर सकते हैं। ये आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा और इसको एनहांस तो करना ही है, प्रमोट तो करना ही है। लेकिन बात यह है कि जो फिजिकल लर्निंग है, जो फिजिकल मोड में फेस टू फेस लर्निंग होती है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं और उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, उसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल लर्निंग अपने आप में एक संपूर्ण वे ऑफ लर्निंग है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग संपूर्ण है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दोनों में है। और अगर हम देखें तो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। खासकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिनमें स्किल इम्पार्ट की जाती है और जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, लैब वर्क, केस स्टडीज, हॉस्पिटल विजिट्स, इंडस्ट्रियल टूर्स होते हैं, जिस तरह के MBBS का है या फार्मेसी का है या किसी और आयुर्वेद आयुष का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है,
ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें स्किल ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा महत्व रखती है और स्किल इम्पार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फार्मेसी में 30-35 कोर्सेज होते हैं और हर कोर्स का अपना एक प्रैक्टिकल लैब वर्क होता है जिसमें प्रैक्टिकली फिजिकली बच्चों को लैब्स में प्रेजेंट होकर सीखना है। जैसे फार्माकोग्नोसी में उनको सीखना है कि एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइसोलेशन कैसे होगी, और फार्मास्यूटिक्स में उनको सीखना है मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन, प्री फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा। फार्माकोलॉजी में उनको सीखना है एनिमल हैंडलिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, टिश्यू आइसोलेशन, बाकी चीजें। और इसी तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उनको सिंथेसिस, एनालिसिस, वो सब सीखना है लेबोरेटरी में। ये सब चीजें पूर्ण रूप से ऑनलाइन में संभव नहीं है। और हालांकि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है वो अब सिमुलेशन लैब्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सोमानी सर हैं, इनकी यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त सिमुलेशन लैब है, तो उस पे मैनिक्विन्स पे सिखाया जाता है, सिमुलेशंस पे सिखाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है फिजिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग का अपना महत्व है, क्योंकि यही बच्चा अगर हम सिर्फ सिमुलेशन पे, हमारे फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर पे, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली एनिमल्स को हैंडल करना होता है तब डिफिकल्टीज का सामना होता है। तो प्रैक्टिकली जब तक वो खुद एनिमल्स को हैंडल नहीं करेंगे अपने हाथों से, तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअल दुश्वारियां हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। और इवन डॉक्टर्स भी जब तक पेशेंट्स को खुद हैंडल नहीं करेंगे अपने हाथों से, वो नहीं सीख पाएंगे कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज और प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो प्रैक्टिकल, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उसमें मैक्सिमम फिजिकल मोड में ही होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए, लेकिन एक ब्लेंडेड मोड इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सपोज 70-30 के तनासुब से या 80-20 के प्रोपोर्शन से अगर हम 80% फिजिकल मोड में करें, 20% ऑनलाइन करें, या 70% फिजिकल मोड में करें और 30% ऑनलाइन। ऑनलाइन का जो इंपॉर्टेंस है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग क्विक लर्निंग है, एक्सेसिबल है, एट वंस ईज। आजकल के बच्चे जो है वो अर्न व्हाइल दे लर्न, तो दे आल्सो हैव मेनी थिंग्स टू डू। तो जैसे आपने कहा कि आने जाने का समय है, बैठने का, उसमें सब जो है वो बचत हो सकती है। तो ये जो फिजिकल लर्निंग है इसमें रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, लाइव डिस्कशंस होते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होती है बच्चों की, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होती है, और उनकी फिजिकल, मेंटल, हर तरह की डेवलपमेंट पॉसिबल होती है फिजिकल मोड में। हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं, टेक्निकल स्किल्स इंपार्ट की जाती है, और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, आमने सामने डिसिप्लिन मेंटेन होता है, पीयर इंटरेक्शन होती है। जैसे कि हमने देखा कि कोविड के समय पे भी ऑनलाइन लर्निंग में हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाता था, टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे रियल टाइम में, और सबके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें जो है उतना कांटेक्ट नहीं हो पाता, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल जो होता है वो भी, एक बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है, आई कांटेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो डिस्कशन होता है वो सीमित रहता है ऑनलाइन। इसमें ऑनलाइन जो लर्निंग होती है, एक डिस्कशन सीमित रहता है, इंटरेक्शन सीमित रहती है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन का स्कोप नहीं होता है कि बड़ा क्लास होता है, कभी कभार 80-100 बच्चे होते हैं, तो हर किसी बच्चे का क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना यही है कि आज ये जो एक रियलिटी है इसको हमें अपनाना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको फर्दर रिफाइन करना है, इम्प्रोवाइज करना है, और इसको देखना है कि कैसे हम इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो पेडागोजी है वो इम्प्रूव हो, और टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है सबसे इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रपोर्शन, प्रॉपर इसमें जो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि कितनी फिजिकल होगी, कितनी ऑनलाइन होगी। थ्योरी भले ही हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो किसी हद तक, मगर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो फिजिकल मोड में ही होने चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं, केस स्टडीज हैं, जिससे एक्चुअली बच्चा सीखता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इश्यूज है, और प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलती है कि किस तरह के जो कंसर्न्स होते हैं या चैलेंजेस होते हैं वो उनका सामना कर पाते हैं फिजिकल मोड में, हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में, और तभी वो सीखते हैं कि इसका एक्चुअल जो स्किल है वो कैसे इंपार्ट होगा, फार्मेसी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है। इवन रिसर्च के मामले में वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकती, उसमें जब तक बंदा फिर आगे नहीं जाएगा, सामने आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा पेशेंट्स के साथ या दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, तो एक्चुअल उसमें जो बायस और प्रेजुडिस है वो खत्म नहीं होगा, और एक्चुअल जो रियल लाइफ सिनेरियो है उसके सामने आएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम
इसमें जो है अपना अपना महत्व अपनी अपनी चीज को दें, किसी चीज को अंडरमाइन ना करें, ना ही हम फिजिकल लर्निंग को अंडरमाइन करें, ना ही हम ऑनलाइन को अंडरमाइन करें, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करें और इसका बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल यूज करें, बेस्ट तरीके से, यूजिंग द बेस्ट पेडागोजी, यूजिंग द बेस्ट टेक्निक, इम्प्रोवाइजिंग। देखिए अभी भी हमारे पास जो सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है फार्माकोलॉजी के, आप सब देखते हैं कि उतने वेल डेवलप्ड नहीं है, उसमें हम अच्छी तरह से नहीं सिखा पाते हैं। वो बच्चे अब आदी हो गए हैं, वो मामूली एक बटन दबाना है तो रिजल्ट सामने आ जाते हैं 5 मिनट में। तो हमारे पास उस तरीके से अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं सिमुलेशंस। उसमें चाहिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली लेबोरेटरीज, हमें चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे पास हर सब्जेक्ट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वो पूरी तरह से अवेलेबल होते हैं, वो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, देन ओनली वी कैन लिवरेज इट विद द मेन स्ट्रीम लर्निंग। तो इसको मेन स्ट्रीम करना है, मगर इसमें समय लगेगा। तब तक हमें फिजिकल लर्निंग को और ज्यादा प्रमोट करना है, इम्प्रोवाइज करना है और एक बैलेंस ऑफ मिक्स करके इसको आगे बढ़ाना है। मैं आशा करूंगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो इसको अच्छी तरीके से मुरतब करें कि कैसे करना है, क्या करना है, इसकी मोडालिटीज फिक्स करें और इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनको मैक्सिमम लाभ हो और जो ऑनलाइन लर्निंग से उसके उनके फायदे जो है वो भी रहे और फिजिकल लर्निंग के जो फायदे हैं वो भी रहें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है और स्टैट्यूटरी बॉडी से भी निवेदन है कि इसमें जो है वो बेस्ट पॉसिबल मिक्स ऑफ सोल्यूशन जो है, बैलेंस क्रिएट करें, उसको आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गिर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्लासरूम और लैब्स के इम्पोर्टेंस का डिजिटल और फिजिकल मोड में यूटिलाइजेशन की बैलेंस को आपने एक्सप्लेन किया, हमें समझाया। आशा करता हूँ ये आपकी बातें हम सबके लिए बड़ी कारगर रहेगी। साथ ही सर इसी क्रम में एक प्रश्न और आता है, नेसेसिटी ऑफ फिजिकल लर्निंग स्पेस में लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी की हम बात करना चाहेंगे, क्लासरूम हो गया, लैब्स की बात आ गई। आज के डेट में जो इन्फॉर्मेशन जो लेने का तरीका है वो डिजिटल फॉर्म में, किताबें भी ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो गई हैं। जर्नल्स तो पहले भी ई कंटेंट के तौर पे आया करते थे, प्रिंट के फॉर्म में भी आया करते थे। तो क्या अब जो कटिंग एज जो हमारा डिजिटल ये एज चल रहा है, इसमें लाइब्रेरी जो कि एक रेयर बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल का एक सोर्स हुआ करता रहा है, क्या इसका इम्पोर्टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो गया? ये डिजिटली अब जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, ये लाइब्रेरी के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिए? क्या जो कन्वेंशनल जो बुक्स, जो टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक्स हैं, क्या इसके बिना पढ़ाई करना संभव है? इस यक्ष प्रश्न को मैं मन्यु सर से निवेदन करूंगा कि इस पे अपने विचार को रखें कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस इस डिजिटल एरा में किस तरीके से देखते हैं। क्या ये अल्टरनेट हो चुका है 100% या अभी भी इम्पोर्टेंस है हमारे हार्ड बाउंडेड बुक्स और प्रिंटेड जर्नल्स का स्टडी के दौरान? जी संतोष जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। गुप्ता सर, गिर सर, सोमानी सर, विजय शर्मा सर, चौधरी मैडम, शिवशंकर सर और जितने भी हमारे यहाँ पर इस परिचर्चा को बाद में रिकॉर्डेड मोड में सुनेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को, रिस्पेक्टेड टीचर्स को, सबको रामनवमी की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीडी गुप्ता सर ने और गिर सर ने बहुत सही चीज़ों को बोला। मैं थोड़ा सा इसको एक अलग वे में, जो प्रश्न संतोष सर ने रखा उसको करूँगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था तो टेलीविज़न आया था। उस समय शायद 4th 5th में ही होऊंगा। और उस समय जो टेलीविज़न आया था तो उसमें एक एंटीना रहता था और उस एंटीना के टीवी रहती थी, एक नॉर्मल टीवी, रूडिमेंट्री टीवी रहती थी, सिंपल टीवी जिसको बड़ी टीवी बोलते हैं। उसके साथ एक बूस्टर आता था और जब जून का महीना होता था और जुलाई की जब बारिश चालू होती थी तो वो तार कई बार हिल जाता था। तो एक आदमी छत पर रहता था और एक टीवी के पास रहता था, तो वो बूस्टर को बार बार ट्यून अप करता था और ऊपर जो आदमी रहता था वो एंटीना को हिलाता था। तो वो कोशिश करता था कि फ्रीक्वेंसी मैच करे। तो 2-3 विषय हैं जिस पर मैं अपने लाइट थ्रो करूंगा और सब लोगों को, सुनने वालों को भी ये प्रश्न छोड़ के जाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कर रही है, पहली चीज तो ये है। पुराने समय में हमारे पास जो फैसिलिटी, उस हिसाब से हम बूस्टर को ट्यून अप करते थे, एंटीने को ट्यून अप करते थे। आज के टाइम में पूरा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स और ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए, तो चीजों में एडवांसमेंट होता है। अब ये एडवांसमेंट आपके ऊपर है कि आप इस एडवांसमेंट को कैसे ग्रैस्प करते हो। एक और इसी विषय पर मैं सबके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ। हमेशा हम बात करते हैं कि टीचर्स, क्योंकि टीचर ही एक है जो हर चीज़ की महत्वता को बताता है। मुझे याद है कि जब मैं सागर विश्वविद्यालय में एमकॉम कर रहा था, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, वो मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाल के और लाइब्रेरी ले जाते थे और बोलते थे, "चलो मैं तुम्हें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को देखना कैसे है और उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करना है।" आप पहला प्रश्न ये आता है कि टीचर बाय चॉइस आ रहा है टीचर, या वो टीचर एक्चुअली? दूसरी चीज़, जो उस टाइम की टीचर को मैं फ़ील करता था, उसका फ़ोकस टीचिंग, लर्निंग और स्टूडेंट पे रहता था। आज मतलब मुझे उसका कोई डर या वो नहीं है, इंक्लूडिंग मी आल्सो। आज का जो टीचर है वो 10 या 15 साल के बाद ये सोचता है कि मैं किस पद और पोजीशन को प्राप्त कर सकूं, जिससे कि हर प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम हो और जल्दी से मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लिखे और जल्दी से मैं उन चीज़ों को अचीव कर लूं जिनके लिए मुझे नाम मिल सके। पहले के टीचर को मैंने बहुत क्लोज़ली देखा, वो आज भी उन चीज़ों की संभावनाओं को तलाशते ही नहीं हैं। आज वो, अगर उनका रिटायरमेंट भी होता है, दे डोंट लुक लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्च्युनिटी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, जिसमें कि मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल है, ये वो एंटीना है जिसको देखने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ से जो टेलीविज़न शुरू हुआ था। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, जैसा कि सर ने प्रश्न पूछा कि क्या लाइब्रेरी ऑब्सोलेट हो जाएगी? तो लाइब्रेरी या किताब पढ़ना बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होगा। हम और सोमानी सर एक अभी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहाँ पर माननीय शंकरानंद जी आए थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी, किसी भी विषय को लेने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि उसको हम सरलता से कठिनता की तरफ ले जाएँ। हम क्या करते हैं, कठिनता से सरलता की तरफ उसको ले जाते हैं। ये बड़ी बात मुझे घर करी और ये बहुत सारी चीज़ों में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तीसरी बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने दूसरी चीज़ बोली कि हम जो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि हैव यू सीन द एलिफेंट ऑफ अफ्रीका? बड़ा अच्छी वो बात लगी। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी बच्चे को पढ़ाते समय, हैव यू सीन द एलिफेंट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीकन एलिफेंट आपने देखा? अरे भारत के एलिफेंट के बारे में बात करो ना। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। तो इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन और फिजिकल मोड पे जो किताब है, वो दोनों एक अलग अलग पर्सपेक्ट है। दोनों में से किसी को भी एब्सोल्यूट नहीं किया जा सकता। देखिए, आज की युवा पीढ़ी, जैसा कि गुप्ता सर ने भी बोला कि वो टेक्नो सेवी है। वो टेक्नो सेवी है, तो उसको टेक्निकलिटी समझ में आती है। उसकी भाषा में उसको लेते हुए उसको फिजिकल मोड की भी इम्पोर्टेंस को आपको बताना पड़ेगा। तो अगर मेरे विचार से देखें तो कभी भी टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल थिंग। जहाँ तक माइंडसेट की बात है, तो देखिए, जिस हिसाब से समय और जिस हिसाब से हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होता है, हम या हमारे स्टूडेंट्स या हम सभी लोग उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि डार्विन के रूल को हम फॉलो करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन 100% आदमी कर रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे सोचते हैं कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल और डिजिटल मोड, तो हम किताबें क्यों पढ़ें। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी के जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो उन बच्चों के मेंटोर्स हैं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस को बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। अब उसमें प्रश्न आता है कि जो आपको डिलीवरी दे रहा है, क्या वो पूर्णतः उस चीज़ को पढ़ पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपके सभी के लिए मैं छोड़ता हूँ। क्या वो एकेडमिक डिलीवरी के समय उसको पढ़ पा रहा है? अगर वो पढ़ के संपूर्ण है और वो उस संवाद को स्टूडेंट से करता है, तो वो बता सकता है कि देखो, आपने डिजिटल मोड में पढ़ा, आप डिजिटल मोड में हर चीज़ को सर्च नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी किताब में, अच्छी पुस्तक में अगर आप उसको एक शांत दिमाग से पढ़ो, तो उसको आप ज़रूर पढ़ सकते हो। दूसरा, डिजिटल मोड लेने के समय आपके पास बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी आते हैं। मोबाइल खोला आपने, मोबाइल में आप डिजिटली पढ़ रहे हो, उसी समय मैसेज आ गया, उसी समय कुछ और चीज़ें आ गई। लेकिन किताब के साथ ऐसा नहीं होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, एक फ़ोकस है, वो एक फ़िज़िकल किताब से होता है।
दूसरा विषय जो अभी गिर सर ने बिल्कुल सही बोला कि डिजिटल मोड और फिजिकल मोड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। सबके अपने नुकसान और फायदे हैं। अगर डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन देखें तो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगी, लेकिन साथ साथ कैंपस लाइफ कहीं ना कहीं बहुत हैम्पर होगी। अगर बच्चे को देखा जाए तो बच्चे लेक्चर को कैप्चर करके देख तो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ साथ लर्निंग बहुत हैम्पर होगी, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रॉमा क्रिएट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि रिसर्च इन इनोवेशन, भले ही हम साइमुलेशन बोर्ड में बोला, बीर सर ने बिल्कुल सही चीज़ कहा, मैं उससे सहमत हूँ। ये रिसर्च और इनोवेशन कहीं ना कहीं बैक सीट मिलेगा अगर अपन पूर्णतः डिजिटल पर निर्भर हो गए। तो ये सारे विषय हैं जो बहुत सोचने लायक हैं। और एक महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इस विषय को भी हमको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये मेरे अपने विचार हैं। मैं सब सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक लेवल। गुप्ता सर मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हम लोगों ने जो एजुकेशन सागर विश्वविद्यालय में ली वो 360 डिग्री उसमें चेंज है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेंटोर का ही है। तो मेंटर को बाई चॉइस लेके आइए। वो समाज की पूरी परिकल्पना को बदलने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है, बशर्ते कि वो सही मेंटोर का रोल समझे। तो आज ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले तो वो जड़ आती है कि जिसकी धुरी पर ये सब चीज़ें घूम रही हैं। तो ये मेरे विषय ये मेरा मतलब इस परिकल्पना सोचने की। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी, थैंक यू उपमन्यु सर। आपने अपने बचपन की टेस्टिमनी, जो मेरे हिसाब से यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब इस दौर से गुजरे हुए हैं, एंटीना और बूस्टर वाली बात आपने कही, जो अपने आप में मायने रखता है। मैं जहाँ तक आपकी बात को समझ पाया हूँ, और मैं मानता हूँ ऐसा ही सबने समझा होगा, तो फ्रीक्वेंसी मैच करना यही मायने रखता है। तभी तो लाइब्रेरी में लिखा रहता है कि शांति बना के रखें, ताकि शांत मन से ही जो हम सीखने आए हैं, किताब से जानकारी लेने आए हैं, उसको हम ग्रैस्प कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एबंडेंटली सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन वो तब तक हमारा नहीं है जब तक कि हम उसके साथ अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करके उसे एडॉप्ट न कर लें, एब्जॉर्ब न कर लें, और उसको इस्तेमाल करने लायक स्थिति में अपने आप को न ले आए। तो इस तरह फ्रिक्वेंसी वाला जो आपका एग्जाम्पल बूस्टर और एंटीना का था, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सुग्राह्य तरीके से बता दिया, जो अभी ये आपसे पहले भी हमारे गुप्ता सर और गिरी सर ने कहा कि टीचर वही बेहतर है जो अच्छे और सरल भाषा में गंभीर बातों को समझा दे। तो सर, यू आर ए ट्रू टीचर, हैट्स ऑफ टू यू। अब इसी बात के लिए अनुभव साझा करना कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस क्या है आज के दौर में, तो शर्मा सर आपसे और शैली मैम आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी अपनी राय दें, समय का ख्याल रखें। Sir, are you starting? यस यस यस, शैली मैम आप स्टार्ट कीजिए। So I just want to, first of all, I just want to tell that I am thankful, I am honored to share the stage or this platform with all these renowned panelists. For that, thanks to Pharmalok, and moreover, thanks to digitalization even. In this landscape of education, I personally believe that there is a significant transformation occurred in between the pre-COVID and the post-COVID era. And mostly this pandemic acted as the catalyst for this transformation, that is from the traditional mode to the hybrid one, or to the digitalization of the education. Now we can think, or whatever we are seeing, that we are much more equipped with the equipment like LMS system, all this Google Form, Google Meet, Zoom platform, Microsoft Team, and all this, even different ebook, whatever you were saying, Santoshji, and but all or different any other asynchronous learning system. But still I suppose we will believe that despite of all these challenges or the changes, there are
still a need for the synchronous learning, with the need of the human connection, with the need of our like this personal interaction, with their the mental support from teacher to student, from face-to-face interaction, live interaction moreover. So all this that I think still it's a priority for all of us. And I think there will be a dynamic environment for the critical thinking, whatever we are discussing previously, even for the critical thinking to assess, to judge all the means real problem whatever we are facing. I think critical thinking, it's now a big issue. Like being a pharmaceutical chemist background, I am just saying that if we are synthesizing one compound in lab, and if it is done through the simulation or through the virtual mode, we will be doing up to a certain limit. But I think whatever the problem I personally faced during my attempt, I can share the all the things to the students. So like this we can proceed, and with this we can even bridge the gap between our practical and the theoretical aspects. So these are the things sir was saying, that the library aspect in our state or in our university rather, there is means examination system is like that with a continuous assessment. So that is one mode of this continuous assessment, is that it's like report writing. So if the teacher like us, whatever the topic we are assigning to the students, they are taking like that, they will take the information from the AI, and they will write down the things and submit the thing. This is the system even. And I think for this matter, library is becoming dormant. So we should think of that. One point it's mentioned like research. For research even, I think there are once we are reviewing the manuscript or like that, we are saying that there are lots of paraphrasing tool. So whatever the students or the researcher, whatever they are doing the means writing the manuscript using those paraphrasing tool. And whenever we are reviewing the thing, we are seeing that the whole of the meaning of the sentence or word, that is that one even getting changed. So I think that one is an issue. So they are not even thinking in that way. So we personally, we will be doing the thing in person, and we will be writing in that. So that is, I think that one is the issue for the means digitalization. Next, I still believe personally the active engagement, instant feedback, this hands-on training, this collaborative learning, collaborative system, different ways of problem solving, all these things are needed for us. And apart from this, I like during the COVID era, whenever we used to take class through the online mode, I was feeling somewhat means paralyzed, that even few of the student, those whose the video is switched off, it was not possible for me to find out even whether they are getting the points or not. I think that one is also a challenge for us for the digital classroom even. So we can even identify in the physical or traditional mode of the classroom whether they are getting our points or not, whether they are facing any problem or not. Directly we can ask to the students, and they will interact with us. So like this it can be done. And even here in our university, we are evaluating the script through digital evaluation. So that one is, I think it's challenging for us. I think personally it was better enough whenever we used to check the script through normal mode. So it's not even, it is tedious for us to check all those script in means digitally. So these are several points from my end which can be addressed or which can be done in this way. So that's all from my part. थैंक यू मैम, सो नाइसली यू आर कंक्लूडेड द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं इसके दूसरे भाग में आने की अनुमति चाहूँगा। हमने नेसेसिटी ऑफ फिजिकल लर्निंग स्पेस की बात कर ली। अब दूसरा पार्ट ये है कि अब हमने सभी पैनलिस्ट ने डिजिटल मोड को कहीं ना कहीं सराहा है कि इसकी ज़रूरत तो है। अब हम इस पे ही आते हैं, क्योंकि जब कोई नई तकनीक आ चुकी होती है तो हम इसका विकल्प ना ढूंढते हुए इसके साथ चलने और इसको अपने क्रियाकलापों में, अपने प्रैक्टिस में समावेशित करते हुए उसको
को और बेहतर प्रैक्टिस में लेके आए, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने की इच्छा भी रखते हैं। डेफिनेटली ऐसे टाइम में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हमने अपने प्रारूप को बदला, सीखने को, सिखाने के तरीके को बदला। तो आज की डेट में जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, उसको एडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपने पैनलिस्ट से खासकर अब मैं डॉक्टर राकेश सोमानी सर से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि चैलेंज ऑफ डिजिटल ओनली एजुकेशन, जिसमें कि यदि छात्र केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ रहा है तो वो किस तरह की से किन व्यवहारिक और यानी प्रैक्टिकली और सोशली प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। क्या फार्मेसी जैसे ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट हैं उसमें मोबाइल लैपटॉप से पढ़ाई करना पर्याप्त हो जाएगा, या ऐसे स्टूडेंट जो इस मोड में अपनी टीचिंग लर्निंग को करने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं फिलहाल, वो क्या इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग या डिस्पेंसिंग के लिए क्या वो तैयार हो पाएंगे। तो यही बात आती है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, या टीचर स्टूडेंट का जो आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत करते हैं, उस पे इस डिजिटल जो एरा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में सोमानी सर आप जरा बताएं। सबको नमस्कार। मेरा फर्मा लोग ने आज का ये जो टॉपिक चुना हुआ है, आई थिंक इट इज मोस्ट रेलिवेंट इन द कॉन्टेम्पररी एरा। स्वामी विवेकानंद जी की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। इट मीन्स हम ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, हम ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे अंदर की जो नॉलेज है उसको हम एक्सप्रेस कर पाए, हमारे अंदर के नॉलेज को और अच्छी तरह से बखूबी हम सामने ला पाए। आपका जो क्वेश्चन है उसके हाफ पार्ट का आंसर काफी लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है कि सी ओनली आई मीन व्हेन वी से दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ये चेंज आया है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा गति से हो रहा है। आज जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हालांकि ऐसी मीटिंग्स शायद पहले टाइम पे बहुत कम होती थी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही होती थी। ऑन द सेम लाइन एजुकेशन has been changing and we all have adopted it, we all have accepted it, particularly post COVID, which already we have discussed. Now it is all said and done that there are all pros and cons for everything, and so digitalization is not an exception to that. The present generation student, when I see, particularly when I refer to the metros, you know, आजकल का जो युग है, आज लाइब्रेरी में बैठ के भी बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके या टैब का इस्तेमाल करके या लैपटॉप का इस्तेमाल करके बाकायदा दे आर स्टडिंग फ्रॉम द while sitting in the library also, where they have all the books in the racks of the library, but they will not be referring to that because probably they feel that this is one of the most comfortable or they are used to it. So उनकी सहूलियत के हिसाब से शायद वो मोड उनको अच्छा लगता है। हमारी बात करें कि हमको अगर कुछ पढ़ना है तो वी विल गो टू द बुक्स, फिजिकल कॉपी ऑफ द बुक्स, बिकॉज दैट गिव्स अस मोर कंफर्ट। सो मुझे ये लगता है कि किसी भी भाव से एजुकेशन पढ़ा जाए या नॉलेज ली जाए, उसमें किस तरीके की सहूलियत होनी चाहिए, वो जिसका उसका यूज करने वाले का यूजर फ्रेंडली क्या अप्रोच होना चाहिए या हो सकता है, वो मायने रखता है, पहली बात। दूसरी बात, फार्मेसी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स रहे जो स्किल बेस्ड कोर्स रहे, गिर साहब ने बिल्कुल सही बात बोला कि स्किल बेस्ड कोर्सेज जो है वो नेचुरली दे विल हैव टू बी मैनिफेस्टेड इन द लैबोरेटरीज ओनली, दे विल हैव टू बी स्टडी इन लैब्स ओनली। सो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है। अभी वाइल डिजिटलाइजेशन हैपनिंग, आपका जो क्वेश्चन था कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉब्लम तो हो ही रहे। there are so many physical problems happening because of excessive use of this kind of technologies, and ati sarvatra varjayate हमारे वेदों में कहा गया है, you know, everything excess is bad. So अगर हम उसका अनियमित यूज से या एक्सेस यूज करेंगे किसी भी चीज के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिजिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, मेंटल प्रॉब्लम,
Every now and then we are habitual to see to our social media platform, to our WhatsApp, to etc. etc. So those kind of social mental instability is coming. माँ सरस्वती का अध्ययन करना है किसी को, उनकी कृपा चाहिए तो एक शांति, मन की शांति बनाए रखना जरूरी है। और वो मन की शांति तभी आती है कि जब हम तन से भी स्वस्थ रहें। और इसके लिए ये दोनों प्रॉब्लम, फिजिकल और मेंटल, ये दो प्रॉब्लम, या साइकोलॉजिकल, आई शुड यूज द वर्ड मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ये दोनों प्रॉब्लम एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से हो सकता है या हो रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बैलेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आज आप देखिए गवर्नमेंट भी डिजिटलाइजेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इडेक्स प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, एनपीटीएल है, स्वयं है। इन जैसे मुक्स के लिए भी हमको सपोर्ट किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, देयर आर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज वेयर यू आर गेटिंग डिग्रीज. So there are systems or ecosystem is being already developed which is promoting the online education or the digital education. So all said and done, considering the need of the hour, need of the person, उसको क्या सीखना है, किस मोड से सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉ जैसा सब्जेक्ट पढ़ना है तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वुड बी फार बेटर। इवन उसके जो मूट कोर्ट उनको चलाना पड़ता है, you know, that those could be also conducted on the online platform. But where there are skills, where there are hands on involved, or where there is coordination of the brain and hands on is involved, I think on that in that particular case only and only physical interaction would help. और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट है। और बहुत बार दवाइयों के जैसे साइड इफेक्ट लेके हम दवाई खाते हैं, उसी तरह से टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट अंडरस्टैंड करके एक लिमिटेड मात्रा में टेक्नोलॉजी का जरूर यूज करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोमानी सर। आपका कहना बड़ा ही सही है कि बैलेंस, जैसे स्क्रीन टाइम की बात आती है कि लगातार ही देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया का अपडेट देखने पे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो डेफिनेटली इससे स्टिफनेस ऑफ द हैंड एंड नेक वाली बात प्रॉब्लम अच्छा खासा आ चुका है। तो डेफिनेटली इसमें गार्जियंस, जिसमें कि हमारे टीचर्स भी हैं, पूरा ध्यान रखें कि बच्चे का सेहत अच्छा रहेगा तो वो अच्छा पढ़ पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा प्रोडक्टिव हो पाएगा। इसी बात को लेते हुए मैं अब प्रोफेसर विजय शर्मा सर से एक प्रश्न रखना चाहूँगा कि इसमें रोल ऑफ टीचर, पीयर ग्रुप या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को लेते हुए ऑनलाइन या डिजिटल मोड को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें रोल क्या रहेगा टीचर या पीयर ग्रुप का या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का, ताकि बच्चे टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वो इंटरेक्ट भी कर पाएँ। क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के बच्चे ज़्यादातर इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो सही प्रश्न पूछ नहीं पाते, वो सोच नहीं पाते कि उन्हें पूछना क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, सिवाय उनके बस डिमांड्स के अलावा उनको खुद से किस बात की ज़रूरत है, इस बात की बड़ी कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर और पीयर ग्रुप और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात को लेते हुए सर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। ओवर टू यू प्रोफेसर विजय शर्मा सर। सर आपका माइक म्यूट है। परिचर्चा में शामिल सभी विद्वज्जनों को मेरा अभिनंदन। बहुत ही समसामयिक विषय पर आपने मेरे विचार आमंत्रित किए हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो ये है कि जब से ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई है फार्मेसी में, और ख़ास तौर से कोविड के बाद काफ़ी इसका प्रचलन बढ़ा है, तो मैंने अनुभव किया है कि अभी जो हम शिक्षक हैं पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। यानी हमें नॉलेज है, हमें अनुभव है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना और जिससे कि वो प्रभावशाली तरीके से समझ सके, अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमें खुद को थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता है। तो मैं आह्वान करूंगा जितने भी
शिक्षक शिक्षिकाएं हैं फार्मेसी के क्षेत्र में कि वो स्वयं मेहनत करके और इस माध्यम में पारंगत हो, ताकि ये जो संवाद है ये संवाद सही अर्थों में हो पाए। अपनी बात कहना और बच्चे द्वारा बात को समझ लेना छात्रों के द्वारा, और फिर हमें पता चलना कि छात्र छात्राएं हमारी बात समझ गए हैं, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो चैलेंज है वो यही है कि हम शिक्षक और शिक्षिकाएं फार्मेसी के क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को रख पाएं छात्रों के आगे और वो हमारी बातों को समझ पाएं। साथ ही साथ जो संस्थान हैं, जो महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, उनको अपने यहाँ ऐसा सेटअप करना है जिसमें कि ऑनलाइन माध्यम से अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो कोई रुकावट या कोई उसमें कोई ऐसा बड़ा ब्रेक ना आए जिसकी वजह से वो हैम्पर हो। तो ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि इंटरनेट की समस्या है या हमारे पास जो अति आधुनिक जो साधन है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी हैं उनकी उपलब्धता, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और ये इंस्टीट्यूट का पूरा प्रयास रहना चाहिए कि उनके यहाँ जो भी ऑनलाइन लैब्स हैं और जो भी वहाँ पे जिस माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है उसके लिए जो ज़रूरी उपकरण है, जरूरी उसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको जुटाना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे कि लाइब्रेरी है हमारी, तो लाइब्रेरी में अभी जो मैं चर्चा सुन रहा था, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम अपनी लाइब्रेरी में रहकर ही, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें पढ़ते हुए ही हम टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। लाइब्रेरी को हम और ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल अवेलेबल हैं। डेलनेट है जिसके माध्यम से जो जर्नल्स हम बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, इसके अलावा ई बुक्स वगैरह हैं। तो लाइब्रेरी में ही हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बच्चों को प्रेरित करें कि वो वहाँ पर आएँ, बैठें, वहाँ पर समय गुजारें और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उन बुक्स को भी रेफर करें। और इस तरीके से एक जो कॉम्बिनेशन अगर हम बना पाएं टेक्नोलॉजी का और जो पारंपरिक तरीके हैं एजुकेशन के, अगर हम उनका एक कॉम्बिनेशन बना पाएं तो मुझे लगता है कि उसमें ना तो आजकल के छात्र छात्राओं को कोई प्रॉब्लम होगी और वो बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज और उस विषय में पारंगत हो पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को कहा और प्रकाश डाला। अब मैं राठौर साहब से विनती करूंगा कि अब इस डिजिटल एरा में रोल ऑफ द टीचर, इसे आप डिफाइन करें। बीइंग ए यंग टीचर, यंग डायरेक्टर, आप देख पा रहे हैं कि आप अपने टीम में किस तरह के टीचर देखना चाहेंगे इस डिजिटल एरा के दौरान और उनकी क्या भूमिका होगी ताकि वो बच्चों को बांध पाए क्लासरूम में, लैब्स में, ताकि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी मिले और वो एक अच्छे फार्मासिस्ट बन के निकले। ओवर टू राठौर सर प्लीज। नमस्कार मेरे आदरणीय गुरुजन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म संतोष जी, इज दैट ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस। सो नमस्कार डीडी गुप्ता साहब, गीड साहब, नीरज उपमन्यु जी, विजय शर्मा साहब, मेरे सहपाठी सहयोगी टीचर जो आज इस पैनल पर हैं। आज मैंने सबके पैनल में बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अभी हालांकि मैं एक फंक्शन में आया हुआ हूँ, बट जहाँ साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार हम इस पैनल पे आए और मेरा एक कुछ अलग व्यूज हैं इस बारे में, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बात करूंगा और दिल से बात करूंगा और दिल तक जाएगी। तो हम सबने बात करी कि डिजिटल मोड, ब्लेंडेड मोड, नीड ऑफ द फिजिकल लेबोरेटरीज एंड ऑफ कोर्स फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसमें फिजिकल लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट है।
दूसरी तरफ हम चाहें या ना चाहें, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो डिजिटल लर्निंग है और डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग इज द गोइंग टू बी द रियलिटी इन कमिंग फ्यूचर। आप ज्यादा समय नहीं, आप 4-5 साल और ले लीजिए आप, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। और ऑलरेडी जो हमारा यूडीसी है इस तरफ काम कर रही है कि अराउंड दे आर रिकमेंडिंग द 50% कोर्सेज आर टू बी फिल्ड विद द स्किल बेस्ड कोर्स, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड इन आवर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो द वर्क इज गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन। दूसरी तरफ जो बेसिक फंडामेंटल चीज है, जो मैं समझता हूं कि एक बेसिक प्रॉब्लम है, और आप सब भी मेरे साथ में एग्री करेंगे कि प्रॉब्लम मोड की, टूल की, प्लेस की, उसकी नहीं है। प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कैसे क्लास में एंगेज रखा जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो बच्चे के हाथ में एक खिलौना है, उसकी जेब में खिलौना पड़ा हुआ है, उससे वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है। आप आदरणीय प्रभुजन और मेरे जो सहयोगी टीचर है वो बताएंगे मुझे कि अगर एक बच्चे के हाथ में एक अच्छा खिलौना है जिससे वो खेल रहा है, उसको मजा आ रहा है, और अगर हम उसके हाथ से वो खिलौना छीन लेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा इन द मॉनर आइदर रिवोल्ट की फॉर्म में, या फिर वो आपके डर की वजह से चुपचाप बैठ जाएगा, बट वो आपके डायलॉग में एंगेज नहीं होगा। दूसरी तरफ तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको क्या किया जाए इसके लिए जो सोल्यूशन मैं समझता हूं कि उस खिलौनों को लेकर के उसकी जगह उसको एक दूसरा अच्छा खिलौना दिखाया जाए जो कि उससे ज्यादा बेहतर हो। तो मैं बात कर रहा हूं मोबाइल फोन की, और मोबाइल फोन के चलते उसको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चैट जीपीटी आप देख लीजिए पिछले 2 सालों में कितनी तेजी से तरक्की करी, ग्रो किया है। नोट्स जो है टीचर की बजाय वो चैट जीपीटी पे जाकर के बुलेटेड पॉइंट 5-7 पॉइंट नोट करता है, एग्जाम में लिखता है, पास होने की कोशिश करता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि बात को कि ये जो उसको कौन सी चीज अच्छी दिया जाए। बच्चा क्लास में एक, बिल्कुल जीडी गुप्ता साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बच्चा आपकी क्लास में 1 घंटे तक क्यों बैठेगा, जबकि ऑलरेडी उसको पता है कि ये नोट्स तो मैं बाद में भी ले लूंगा, ये नोट्स मुझे यूट्यूब से मिल जाएंगे। वो आज की तारीख में किसी टीचर की क्लास में बैठने 1 घंटा, अगर आप अटेंडेंस बार हटा दीजिए, आप अगर अटेंडेंस बार हटा दीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके भी देखा था फिजिकली भी, 20% अटेंडेंस रहती है। और ये परेटोस प्रिंसिपल जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, और मैं बिल्कुल फर्म बिलीवर हूं इस चीज का कि 20% जो बच्चे हैं वो जो लर्नर्स हैं वो बैठेंगे, 80% बच्चे क्लास से गायब हो जाएंगे। बच्चा क्लास में बैठता है आज की तारीख में। मुझे झा साहब ने कहा था कि बिल्कुल रियलिटी की बात करनी है। आज की तारीख में अगर हम सही, मैं भी एक टीचर हूं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बच्चे को क्लासरूम में एंगेज करने के लिए सिंपल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के अलावा हाउ वी आर एंगेजिंग द स्टूडेंट्स, इस वाली चीज के ऊपर, हालांकि अभी जो नया फॉर्मेट है नेक का, उसके अंदर दे आर एम्फेसाइजिंग टू मच, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज आल्सो एम्फेसाइजिंग ऑन दैट टू मच। तो अभी भी शर्मा साहब ने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज है वो टीचर्स के लिए, और टीचर्स के लिए आप चौंकेंगे, मैं एक बात कहूंगा, हमको आज की तारीख में चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, मैंने कई सारे टीचर्स को सुना है, मैं खुद भी टीचर हूं और मेरे एक टीम को भी हैंडल कर रहा हूं जिसमें यंग टीचर्स भी हैं, ब्लेंड भी है। आप हर एक टीचर को आज की तारीख में कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कम्युनिकेशन हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन सीखने की मुझे क्या आवश्यकता है। लेकिन इस जेन जी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वी हैव टू बिकम द जेन जेड टीचर्स। दिस इज माई फर्म बिलीफ एंड दिस कैन बी डन बाई लर्निंग द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं जिसके थ्रू हम आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन विच विल बी रीचिंग टू द स्टूडेंट्स माइंड, एंड ओनली आफ्टर दैट we can make him engaged into the class so that he can learn the content whatever we want to deliver to him और her। प्रैक्टिकल क्लास में आप देख लें, थियरी क्लास की आप बात कर लें, ऑनलाइन और कम्युनिकेशन में इंक्लूड है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बोथ द कम्युनिकेशन। अगर हम आज की तारीख में ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करें, जूम, जब हमने कोविड पे क्लासेस ली थी तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी कि बच्चा कैमरे के पीछे है, वो क्या कर रहा है हमको पता नहीं है, और दूसरी तरफ हम कंटिन्यूसली एक पीपीटी बना लिया, उस पीपीटी को हम डिलीवर कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन डिलीवरी दे रहे हैं। तो ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड है, ज्यादा फर्क हमने नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए हाउ वी हैव टू डू दैट। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जो चीजों की बात कर रहे हैं। एक 2 चीजों के ऊपर मैं कहूंगा सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया था बीइंग द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि बच्चों को जब क्लास में बच्चे किसी भी टीचर की क्लास शुरुआत हो रही है, मैंने पर्सनली अपनी क्लास में एक्सपीरियंस किया, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को पढ़ा रहा था। उसमें इनिशियल बिगिनिंग आते ही हम बॉम्बार्डमेंट करना शुरू करें कि दिस इज द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस थिंग। द थिंग इज दैट 1 मिनट इंटेंशन बिल्डिंग दैट इज अंडर द साइलेंस, बिकॉज जो थॉट प्रोसेस है, बच्चे का दिमाग जो है वो अटेंशन स्पान इज लेस देन द जेलीफिश अटेंशन स्पान, इट इज लेस देन 7 सेकंड्स।
जेलीफिश आपने देखा होगा कि वो कभी एक जगह डिस्ट्रैक्ट रहती है, 7 सेकंड से ज्यादा बच्चे का अटेंशन ग्रैब करना, वो अटेंशन स्पान इसलिए कम हो चुका है क्योंकि कंटिन्यूसली वो रील देख रहा है और 30 सेकंड्स में, और एवरी 30 सेकंड्स ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू and which is entertaining, which is feeding the dopamine need. So this is actually the challenge that we have to address. मोबाइल डिस्ट्रक्शन और इसको हटाने के लिए ऑल टुगेदर चीजें हैं। मैंने कहा था कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वी टीचर बीइंग वी हैव टू बी ट्रेन्ड इन दिस एस्पेक्ट, एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और कि इसमें डिजिटल टीचिंग, हम सिर्फ जूम पे क्लास लेना और पीपीटी को पढ़ के सुनाना इज नॉट द पर्पस, क्योंकि फिजिकल क्लासरूम में भी हम जब बच्चे के माइंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए तो सोचिए हमको कितना मल्टीपल फोल्ड एफर्ट डालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कुछ वर्ल्ड के बेस्ट लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उन लैंग्वेज मॉडल्स को टीचर को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, चाहिए नहीं, मैं तो कहता हूं इट इज नेसेसिटी, कि हाउ टू रीच टू द स्टूडेंट्स ब्रेन सबकॉन्शियसली, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस तो एंगेज है डिस्ट्रैक्शन में, और हम उसको कंटेंट पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर डोपामिन तो रिलीज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन डोपामिन इसको मिल रहा है। और हमारे ब्रेन का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो पेन से दूर जाता है और प्लेजर की तरफ जाता है। पढ़ाई लिखने में पेन है और रील देखने में उसको प्लेजर है। तो रील देखने के दौरान क्या होता है, आपने कहा था एडिक्शन की बात सुन रहा था मैं, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये 30 सेकंड्स की रील कंटिन्यूसली देखते देखते दिस आर ब्लंट, एक्चुअली द स्टूडेंट्स आर बिकम zombies. They are not actually bothered about the emotions. They are not actually bothered about that what is happening. जो empathy है उनके अंदर, जो humanity, human values हैं, these are being lost. चाहे हम कितना ही फोर्स कर लें, चाहे हम कितना ही बच्चों को समझा लें, आप ये एग्जांपल देखे होंगे अपने घर में भी और बच्चों को भी। आपने बच्चे को कहा कि मोबाइल मत देख, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं लैंग्वेज मॉडल सीखने के लिए, मोबाइल मत देख, ये 3 वर्ड्स हैं, इसमें बच्चे के ब्रेन में मोबाइल की इमेज बनी है, इसमें बच्चे के ब्रेन में देख की इमेज बनी है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन नहीं जो वर्ड है वो नहीं वर्ड की कोई इमेज नहीं बनी। तो आप देखेंगे कि किसी बच्चे को आप जितना ज्यादा किसी चीज के लिए मना करेंगे, वो उसको उतना ही ज्यादा करने की कोशिश करेगा। रीजन बिहाइंड दैट, उसके सबकॉन्शियस ने ये मैसेज पकड़ा है, मोबाइल देख। तो ये एक्चुअली हिप्नोटिक मॉडल है लैंग्वेज का, कि बाय विच वी कैन चेंज आवर फ्रेम्स एंड वर्डिंग्स a little bit and to reach to the student's brain that we have to come from the should mode, okay, you should do this thing, you should do this thing, to the let's learn together and explore new things. And for that of course we must be having some new things with us to share with the students. So ये एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था सक्सेस स्टोरीज के बारे में, कि एक 1 minute साइलेंस एंड along with that intention creating that why we are reading this particular topic and making its relevance to their utility, क्योंकि हर एक इस वर्ल्ड में हर एक आदमी, हर एक बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है एक वर्ड के अंदर, वो है मी। अगर हम बात करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बच्चा तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप एक जमाने की बात कर रहे हैं और हमारा जो जमाना है वो जेन जी है, आप हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम है कि बच्चा हमारी बात को नहीं सुनता है, नहीं समझता है। ये दोनों में जो गैप है, ये गैप को फिल करने के लिए वी बीइंग द टीचर वी हैव टू बी जेन जी स्टूडेंट्स। नंबर 2, जो एक बहुत ही ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में गिर साहब ने बहुत अच्छे डिटेल में बात करी थी, जीडी गुप्ता साहब ने भी बात करी थी। ब्लेंडेड लर्निंग के केस में अगर मैं कहूं तो एक अच्छा मॉडल है जो मैंने अटेम्प्ट भी किया था अपने क्लासरूम के अंदर, दैट इज द फ्लिप्ड क्लासरूम। In this flipped classroom, that fundamental basic knowledge or information that student needs about that particular topic can be shared on the offline mode, online mode, WhatsApp group पे भेज दें, चाहे इस पे LMS पे भेज दें, चाहे किसी भी मोड से मेल पे उनको बच्चों को भेज दें, वो बच्चे उसको पढ़ के आए, provided we have to work it out in that. And then in the classroom जो 1 hour का contact hour है, वो contact hours को experiential learning के लिए, game based learning के लिए, कि बच्चे को सिखाया जाए, बताया जाए, जो कि स्कूल्स में नर्सरी क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है, वही मॉडल को हमको टेक्निकल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करने की आवश्यकता मैं समझता हूं। मैंने समय सीमा से ज्यादा ले लिया है, लेकिन कुछ ये चीजें हैं जो ज्वलंत चीजें हैं। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया है। आई हैव लर्नड विद द from the international trainers about these communication models. मैं आपको नाम बताऊंगा कुछ, जैसे hypnosis is the one of the best communication model of the world. Number 2 is the neuro-linguistic programming, in which we have to understand the psychological issues of the students also. कि बच्चा क्लास में बैठा तो है, लेकिन उस बच्चे के क्लासरूम में बैठने के दौरान उसका जो माइंड है वो अपनी
दोस्त के साथ उलझा हुआ है, उसका माइंड जो है वो उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल प्रॉब्लम घर में उनके अंदर उलझा हुआ है, उसका माइंड जो है कि मेरी फीस जमा कैसे होगी उसमें उलझा हुआ है, उसका माइंड जो है कि मुझे अपने दोस्त के साथ फतेहसागर जाना है या शाम को ये पार्टी करनी है, मेरी जो सेल्फ इमेज है अपने दोस्तों के साथ में पीयर्स के बीच में वो इमेज कैसे बनेगी, उस माइंड के उलझे हुए, और आप उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ये पर्टिकुलर बायोस्टैटिस्टिक्स सीखना है, समझना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट टू ब्रिंग हिम इनटू द क्लासरूम, एंड दिस इज द पावर ऑफ द टीचर। जो आप उपमन्यु साहब बात कर रहे थे पीछे, जो टीचर्स थे, मैं आई एम नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन विद एनीवन, आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। वो टीचर्स के साथ में कैपेबिलिटी थी, दे आर एंगेजिंग एक्चुअली विद द स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल क्लास को आप ले लीजिए, प्रैक्टिकल क्लास में मैं समझता हूं कि हर एक टीचर का ये प्रॉब्लम होगा, जो 20-80 रेशियो में कर रहा हूं, 20% टॉप इंस्टीट्यूशन को हटा दीजिए, 80% इंस्टीट्यूशन की बात करें अपन, तो उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, बच्चा जो है वो थ्योरी क्लास में पढ़ रहा है, अटेंडेंस के बेसिस पे क्या लिख रहा है, वो छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको पढ़ करके वट एवर इट इज। एंड द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिकल क्लासेस में वो सिंपल एक ऑब्जेक्टिव लिखा करके ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये से, इस चीज से ऊपर उठ करके कहां हम पहुंचे अभी तक, क्या नई चीज हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, क्या नया बच्चे को हम कनेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। 3 घंटे तक बच्चे को बांध के रखना और उसको प्रैक्टिकल करवाना इज स्टिल अ चैलेंज। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और मैं समझता हूं कि मैंने अपने कुछ पर्सनल ख्यालात रखे हैं जो मैं समझता हूं कि जरूरी है, और इन चीजों को मैंने पर्सनली अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई किया, एंड देन आई गॉट द सक्सेस, सो दैट आई एम वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट दीस टाइप्स ऑफ मॉडल्स, दैट दीस रियली वर्क्स, एंड एवरी टीचर has to learn actually. I will not say should, or it is not the optional choice, because these are going to come and implement it. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंसफुल लिसनिंग के लिए। मैंने अपने वाक्य रखे, अगर मुझसे कुछ बातचीत निकली हो जो किसी को टच किया हो या किसी को हर्ट किया हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज ऑलरेडी माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दीस थिंग्स। थैंक यू राठौर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कम्युनिकेशन की कही। कहीं ना कहीं टीचर इस बात के लिए जाना जाता है, चाहे हमारे टीचर रहे हो या ये जो आचार्य हुआ करते थे गुरुकुल में, संवाद बहुत ही मायने रखता है। किस तरह से किस विषय पे कहाँ लेके जाया जाए, ये टीचर के कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, और उसी की वजह से हम उस विषय की छवि बना पाते हैं। अब इस बात को बहुत ज्यादा इलेबोरेट न करते हुए मैं शिवशंकर शुक्ला साहब से, यस सर, एक चीज राठौर, एक चीज बोलूंगा, यानी हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, डीएमएल बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें डीएमएल की तरफ बढ़ रहे हैं, दिमाग मत लगा। सही बात। लेकिन इसी बारे में बात करते हुए कि दिमाग न लगा, तो मैं शिवशंकर शुक्ला जी से बस अगला प्रश्न यही था सर, आप मेरा ब्रेन रीड कर रहे हैं लगता है बैठ के ऑनलाइन मोड में, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो समझता है हमें। तो शुक्ला सर, आपसे इसी संदर्भ में सवाल है कि ये डिजिटल एजुकेशन के दौरान ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके सोचने समझने या प्रश्न पूछने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैंने पहले ही पूछा था, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पे कि बच्चे के थॉट प्रोसेस और रेज द क्वेश्चन को लेते हुए क्या असर पड़ रहा है डिजिटल एजुकेशन में, उसके बारे में जरा अपनी राय रखें। शुक्ला। मैं इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा, अगर परमिट करें। बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस है, एंड आई हैव लर्नड दिस पर्टिकुलर थिंग इन डीप। सो एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था, अभी मेरे को मैसेज में पूछ भी रहे थे उपमन्यु साहब, तो वो जो बात कर रहा था, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दिस व्हाट इज द लर्निंग मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली, और किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो वो बेसिकली जो इस एनवायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो इन्फॉर्मेशन में प्राइमरीली 3 मोड है, या तो वो विजुअल्स आ रहे हैं, या वो ऑडियो है, और या फिर वो फीलिंग्स है, जो काइनेस्थेसिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के दौरान काइनेस्थेसिया ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो हाथ से करके बात कर रहा है। तो जो हमारी टेम्पोरल लोब है, ये जो ब्रेन का पार्ट है, टेम्पोरल लोब इज एक्चुअली स्टोरिंग द ऑडियोज। जो ऑक्सीपिटल लोब है बैक साइड में, ये हमारी इमेजेस को स्टोर करती है, और जो ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आगे फ्रंट वाला पोर्शन है, ये पोर्शन एक्चुअली इज वर्किंग एज द सीपीयू। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा जो अभी एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं, या आप मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ आकर के प्रोसेस हो रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली जो डिजिटल वर्ल्ड में बच्चा 30-30 मिनट में रेगुलरली वो डोपामिन को कंटिन्यू, जिस इज जस्ट लाइक एडिक्शन टू द सिगरेट और निकोटीन और एनी एडिक्शन, दिस इज ऑल्सो हैविंग एन एडिक्शन। बच्चा 30 सेकंड के अंदर उसको कंटिन्यूअसली ही बिकम रेस्टलेस,
क्योंकि उसको डोपामिन की स्पाइक नहीं मिल रही है और वो डोपामिन की स्पाइक ढूंढने के लिए ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग दिस थिंग। तो जो मैं बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और बच्चा जो है वो क्यों एंगेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लर्निंग के लिए, जो क्रिएटिविटी के लिए और जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तो सिस्टम यहाँ ऑलरेडी एंगेज है। और इस एंगेज सिस्टम को हम कोशिश कर रहे हैं उसको ऑडियो डालने की, तो कहां से आएगा, वो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो फॉर दैट द डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को डील करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर। उन टेक्निक्स को यूज करके किसी भी तरह के एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। और मैं कभी मौका लगेगा तो मैं इस पे कुछ सेशन भी लेना चाहूंगा। मैं पर्सनली तो क्लासेस कुछ एंगेज करता ही हूँ उसके अंदर। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली इन द आंसर ऑफ द संतोष वर्मा जी। बाकी मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एंथुसियास्ट हूँ इस टॉपिक के अंदर, सो आई एम कटिंग बैक द अदर्स टाइम एंड स्पीकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। So these are the things that I wanted to share. शुक्ला जी टेकअप कर लेंगे इसके आगे। यस सर। बीइंग ए टीचर मैं समझ सकता हूँ। सर ने कहा था कि हर टीचर बैठे हुए यहाँ पे, तो कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। तो सर अभी थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूंगा राठौर जी। अब 1.5 घंटा होने के लिए जा रहा है, तो अब डोपामीन क्या काम कर रहा है सबके दिमाग पर, इसको बताना नहीं है, आपको विचार में रखना। शुक्ला जी को सुनना चाहेंगे। जी सर श्योर। जी। सभी वरिष्ठ गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सहपाठियों को नमस्कार। स्पेशल थैंक्स अमित झा जी को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए। मेरा विचार टीचिंग लर्निंग टीचर स्टूडेंट के बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर भी है। और मैं टोटली एग्री करता हूँ जेडी गुप्ता सर का, कि जैसे सर ने कहा, मैं पर्सनली जानता भी हूँ सर को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी, ISF मोगा मैं एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। सर ने कहा कि अभी भी मेरे यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं और ये जो हो पा रहा है या कर पा रहे हैं सर, वो ऊपर से सपोर्ट मिला हुआ है और सर के द्वारा पूरा का पूरा हारमोनी और पूरा सिस्टम बना हुआ उस पर काम हो रहा है। आज डिजिटल इरा है, उसको अपन बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50-50 या अपन चाहें कि मतलब डिजिटल भी रहे और आपका ब्लेंडेड भी रहे, फिजिकल मोड रहे, तभी अपन कुछ ना कुछ कर पाएंगे इसमें। सिंपल सा एग्जांपल है कि आज टीचर के साथ प्रॉब्लम है। टीचर के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितने भी टीचर आ रहे हैं या कि वो डिजिटल मोड वाले आ रहे हैं, उनको बोला जाता है क्लास लेना है, तो उनने अपना प्रेजेंटेशन बनाया और प्रेजेंटेशन जा करके बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया। बच्चा बैठे बैठे मोबाइल में उसने सर्च किया, वही प्रेजेंटेशन उसको मिल गया। टीचर ने भी कोई काम नहीं किया, उसने पढ़ दिया और बच्चे ने भी देखा कि ये तो ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि सभी आप वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कोई ऐसा जमाना नहीं था। आज यदि अपन बच्चे को बोलते हैं कि बेटा HPLC के प्रिंसिपल के विषय में पढ़ना है, HPLC के विषय में क्या है जानकारी आपको, तो वो सीधे गूगल में HPLC पढ़ता है। जबकि यदि आप बुक में जाएंगे तो आपको राइट फ्रॉम क्रोमेटोग्राफी से पढ़ना चालू करोगे, आगे पीछे की चीजें को स्टडी की जाएगी और उसका डेलिबरेशन होगा स्टूडेंट्स के पास। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे को बच्चे को जो देना है, आज की जो नीड है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है या हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं जिस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहा हूं, प्रोफेसर हूं, वो उसके ऑनर हैं जो स्वयं फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं, तो बेटर जानते हैं कि फार्मेसी क्या होती है और क्या क्या देना चाहिए। आज कई इंस्टीट्यूशंस मैंने विजिट किया तो पता चला कि फेयरिंग सोल्यूशन जो है ना, उन्होंने डायरेक्टली बना बनाया प्रोक्योर किया। बच्चे को भी नहीं मालूम, ना उनने IP देखी, ना उनने USP रेफर किया, उनने क्या किया, सीधा बना बनाया सोल्यूशन यूज किया। उनको नहीं मालूम है कि क्या क्या रेशियो में लेकर के हमको रिएजेंट्स बनाना है। सिमिलरली दूसरे पहलू पर जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कि रिसर्च और डेवलपमेंट में आज की डेट पर बहुत काम हो रहा है और मैं तो बहुत अप्रिशिएट और बहुत अच्छा, जब भी मैं सुनता हूं मैं देखता रहता हूं। GD गुप्ता सर के यहाँ तो बहुत ही अच्छा काम होता रहता है, थोड़ा बहुत मैं भी प्रयास करता हूं अपने यहाँ पर भी। मैंने बहुत जगह देखा कि मशीनें तो कुछ जगह खरीदी गई हैं, रखी हुई हैं, लेकिन वो क्या है, वो डोरमेंट स्टेज में है, रखी हुई है। क्योंकि ना ही टीचर को आ रहा है,
जब टीचर को नहीं आ रहा तो बच्चे को ही नहीं आ रहा है। जैसे कि मेरे यहाँ मशीन है तो आज नियर बाई कम से कम 5-7 यूनिवर्सिटीज और कम से कम 15-20 इंस्टीट्यूशंस के लोग काम करने के लिए आते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने दे रखी है कि बिल्कुल आइए, आप काम कर सकते हैं। हमने जो हमारा एक टीचिंग मॉडल हमने जो बना रखा है, हमने क्या कर रखा है सर कि कोई भी बच्चा है उसको एक वर्कशॉप दी जाती है कि ये यूवी है, ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे है। पूरे टीचर्स को भी दे रखा है और बच्चे को भी देता है, दे रहे हैं एम फॉर्म में। हो क्या रहा है कि हम बिल्कुल भी लैब में नहीं जाते, डिजिटली हम थ्रू कैमरा ऑब्जर्व करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। फ्री हैंड हमने दे रखा है, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप देने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप उसको हैंडल कर रहा है और पूरा कर रहा है। तो आज की डेट पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या मिल रहा है, मैनेजमेंट का सपोर्ट क्या रहा है, टीचर का दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो सब जगह होना चाहिए, जो अभी बात चल रही थी कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बस की गलती यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ, पेरेंट्स तो है ही हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि टीचर्स बच्चों को कैसे नरिश कर रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं। हमने एक स्कीम चालू कर रखी है, टीचर मेंटर स्कीम। हर क्लास में हमने 15 बच्चों को लेकर के एक टीचर मेंटर बना रखा है कि टीचर जो पढ़ा रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, उसको असेस करना। यदि वो वीकर है तो वीकर सेक्शन की क्लास लगाना और सारा का सारा फिजिकल मोड में जाना। हमने सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या कॉम्प्लेक्स कोई ऐसी चीज है उसमें यूज करने के लिए टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसको यूज करिए। अदरवाइज बीच में एक दौर आया कि केमिस्ट्री के टीचर सारा स्ट्रक्चर सब कुछ सिंथेसिस डायरेक्ट बना हुआ पीपीटी में वो बता रहे थे, ना ही टीचर को मालूम कि पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर क्या है। उनने भी प्रेजेंटेशन में बताया कि ये पैरासीटामोल है, तो बच्चे ने भी वैसे ग्रॉस किया। लेकिन यदि टीचर उसको पूरी तरह से पूरा ड्रॉ करता है तो वो माइंड में जाता है, नोट्स बना करके लाते हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि 70 और 30 जो गिर सर ने कहा ना, मैं उस पर एग्री करता हूँ। यदि उस मोड पर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले हम लोग नेशनल लाइब्रेरी जाते थे, वहां पर लिटरेचर सर्च करने जाते थे। यदि आज डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो जर्नल सर्च करना या लिटरेचर को रिट्रीव करना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, जैसे बहुत सारी कंपेंडियाज हैं, मोनोग्राफ हैं या बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में होती हैं। यदि उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल क्लासेस में यदि हम उसको फिजिकली यदि इम्प्लीमेंट नहीं करते तो होता क्या है कि बच्चा मोबाइल यूज कर रहा, मोबाइल से उसने प्रोसीजर को फोटो खींच करके लाया और बैठे बैठे उसी ने लिख लिया। ना ही टीचर डेमोस्ट्रेट कर रहा है प्रॉपरली, ना ही बच्चा उसको ले रहा है, उसने मोबाइल से अपना जो है ना रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया। आज की डेट पर बच्चों को यही नहीं मालूम कि आईपी का कौन सा एडिशन आया है, उसके लिए जिम्मेदार हम टीचर हैं। मैं स्वयं अपने आप को समझता हूँ कि हमें इस दिशा में काम होना चाहिए कि टीचर भी वेल अपडेट अप टू डेटेड हो। जो पहले होता था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स तभी सीखेंगे जब टीचर को हम ट्रेन कर पाएंगे। इसीलिए वो मुझे चूंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसी पर हम, मेरे को एक एग्जांपल याद आता है, जब मैं जोधपुर में पीजी कर रहा था तो हमारे विपिन बिहारी गुप्ता सर टीचर थे। तो वो मेन एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में आके सीधे कहते थे कि आज ग्लिसराइजर ग्लेब्रा का आपको साइरप बनाना है। देयर इज नो प्रोसीजर अवेलेबल इन एनी बुक। यू गो इन लाइब्रेरी एंड सर्च and find out which ingredients you are using to formulate that particular syrup. आज तो हम लोग 2 घंटे 3 घंटे लाइब्रेरी में बैठ करके उसको सर्च करते थे, फिर आकर के उसको प्रिपेयर करते थे। यही आजकल के एनबीए या बड़े बड़े सिस्टम्स में है कि बियॉन्ड द सिलेबस हम क्या कर पा रहे हैं। तो इसकी नीड ऑफ आवर है, मेरे द्वारा यही सबसे कहना है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन को लेते हुए बच्चों के रोल को, टीचर और खासकर मैनेजमेंट का जो रोल है उसको लेते हुए आपने बड़ा अच्छा बताया आज के डिजिटल एरा को लेते हुए। अब हम लोग अपने संवाद के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, जहाँ की देखा जाए तो डॉक्टर नीरज उपन्नी सर जो हमारे पैनल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं।
तो सर आपसे ये जरा एक प्रश्न रहेगा इस मामले में कि बी फार्म का सिलेबस बन चुका है, बस प्रकाशित होना, पब्लिश होना ही है, तो क्या हम उम्मीद करें कि ये जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि डिजिटल एरा की बात भी आ रही है, कन्वेंशनल वे ऑफ द टीचिंग की, लर्निंग की बात आ रही है, लाइब्रेरी की यूटिलाइजेशन की बात आ रही है, तो अब यहाँ पे जिस तरह से क्लासरूम में बच्चों का अटेंडेंस और टीचर का रहना कंपल्सन है, लैब परफॉर्म करना करिकुलम में डिफाइन है, तो क्या लाइब्रेरी की यूटिलाइजेशन को लेते हुए हमारे ये ऑर्डिनेंस या फिर करिकुलम में ऐसा कोई हमने स्पेस बना रखा है या बनाने के बारे में सोचा है? इसके बारे में सबसे पहला तो प्रश्न ये है। इसके इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न भी रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि बच्चों को हम कैसे बाध्य करें कि वो क्लासरूम में, लैब में और लाइब्रेरी में अपना समय बिताएं? तो इसके लिए काउंसिल की तरफ से क्या दिशा निर्देश है? पहली चीज तो ये संतोष जी, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें। बस इतना ही बोलूंगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक सिलेबस पे विचार कर रही है, जिसको मूर्त रूप देने में थोड़ा सा समय है अभी। तो उस पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी एक्सपर्ट्स के साथ वो राय ले रही है और कोशिश कर रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इक्विटी, असेसमेंट, इन सब चीज़ों पर, विषयों पर बात की गई है, तो उसको समाहित करते हुए कैसे एक अच्छे सिलेबस को ला सकती है। और दूसरा, उस सिलेबस और को प्रिपेयर करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो एक ह्यू एंड क्राई होती है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट गैप, बच्चे सही नहीं आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इस विषय पर काम कर रही है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे एक इस परिचर्चा के माध्यम से 4 चीज़ों पर क्वेश्चन फिर से छोड़ता हूँ, है ना, उल्टा करता हूँ मैं। पहला चीज़ है कि स्किल क्यों जरूरी है? क्या स्किल आदमी को परिपूर्ण बनाने के लिए, या स्किल एक जो अंग्रेजों के समय पे चल रहा था उसके लिए? स्किल की परिभाषा को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लॉर्ड मैकेले की पद्धति आई थी ना, उस समय ये स्किल आया। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है जिस पर सोचने की जरूरत है कि स्किल क्या हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको वाकई स्किल्ड बनाएगा या कुछ और बना देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज को करते समय क्या हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग बिफोर डूइंग, दूसरी चीज। तीसरी एक प्रश्न है जो हम इस संवाद में बात कर रहे थे, टीचिंग इज एन आर्ट और इट्स अ फिलॉसफी। इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, परिवर्तन संसार का सतत नियम है ना, परिवर्तन होगा, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होंगी, सब चीजें होंगी, लेकिन जो मैंने बोला ना, प्लानिंग बिफोर डूइंग, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लूंगा। आप देख रहे हो कि पिछले 10 सालों में जो विकास भारत का हुआ है, जिसको हम सब लोग महसूस करते हैं और बात करते हैं, हमारी रोड्स को बहुत चौड़ा कर दिया गया। मतलब हाईवेज इतने खूबसूरत हमने कभी परिकल्पना अपनी लाइफ में तो नहीं की थी, लेकिन एट द सेम टाइम कभी किसी ने आवाज उठाकर ये नहीं बोला। क्लाइमेट चेंज पे हम कॉन्फ्रेंस तो बहुत सारी अटेंड कराते हैं कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इनके एवज में क्या हमने कोई प्लानिंग 50 साल पहले से की थी, या आगे की कोई प्लानिंग है? तो देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम सब हवाई बातें कर रहे हैं, तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और पांचवा एक बड़ा बोल्ड पॉइंट भूलूंगा मैं, व्हाट इज वेयर द एजुकेशन इज गोइंग, इज इट गोइंग टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन फुल्ली? इन पांचों चीजों पर एक गंभीरता के साथ विचार करने की बहुत जरूरत है। बाकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के विषय पे अपन जरूर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। अब एक ओपन क्वेश्चन जो हमारे सभी एमिनेंट पैनलिस्ट के समक्ष में रखना चाहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, ये सम अप क्वेश्चन ही माने
कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए कन्वेंशनल और डिजिटल दोनों मेथड को जोड़कर टीचर, स्टूडेंट और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी को किस प्रकार देखते हैं? इसके बारे में मैं सबसे पहले जीडी गुप्ता साहब से ही इनकी राय जानना चाहूँगा कि ये क्वालिटी एजुकेशन को लेते हुए कन्वेंशनल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट, टीचर और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार आप देखते हैं? थैंक यू संतोष जी। सो मैं सिर्फ 3 बात कहूँगा, बहुत छोटी। खुद, खुदा और सब जानो, ये मेरा अपना कंसेप्ट है। हर व्यक्ति को, हर प्रोफेशन को सेल्फ को जाने, खुद, फिर उस परमात्मा और फिर सबको जानो। अभी हम उल्टा करते हैं, पहले सबको जानते हैं और अपने आप को खत्म करते हैं। दूसरी मैं चीज कहूँगा, टाइम, टेम्परामेंट एंड टेक्नोलॉजी। जिसने इन 3 चीजों के साथ रफ्तार ली है, टाइम, टेम्परामेंट एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द टाइम? आज टाइम की नीड क्या है? उस टाइम की नीड की गति से आपको चलना पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी किस गति से चल रही है और उसके लिए जो टेम्परामेंट मेंटेन करके चलेंगे, वही जीत सकता है, वही सफल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज रामनवमी है, रावण के पास राम से अगर 10 पॉइंट लिखे जाएं, सब कुछ 10 गुना थी, फिर भी वो हार गया क्योंकि उसके पास एक ही चीज नहीं थी, वो था टेम्परामेंट। So we need to maintain our temperament and tune with the time and technology. तो अगर इन 3 चीज से आप ट्यून हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सक्सेस रेट बहुत अधिक होगी और अच्छी होगी। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरती के साथ कम शब्दों में आपने निचोड़ दे दिया। फिर भी ये प्रश्न अभी भी कायम है। मैं इसके लिए डॉक्टर गिर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना ओपिनियन बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संतोष वर्मा जी। जो दिग्गज हमारे जो गुरुजन हैं, जो बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने कही और काफ़ी हमें भी सीखने को मिला। बहुत ही इसमें जो है टू द पॉइंट बातें इन्होंने कही। तो मैं ये कहूँगा, अगर मुझे संक्षिप्त में कहना हो उसको समराइज़ करते हुए, कि जो टेक्नोलॉजी है इनेविटेबल है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो इनेविटेबल है, वो होके रहेगा। चाहे हम, जैसे किसी ने कहा, किसी गुरुजन ने, कि चाहे हम इसको माने या ना माने, पसंद करें या ना करें, एक रेवोल्यूशन है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होने को आ रहा है, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम कदम रख रहे हैं, जिसमें ह्यूमन कॉग्निटिव सिस्टम्स पे ज्यादा एम्फेसिस होगा, जिसमें अब जनरेटिव एआई पे ज्यादा एम्फेसिस होगा, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा एम्फेसिस होगा। तो अभी तो हम उस स्टेज में हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि 70-30 या 80-20 का प्रोपोर्शन होना चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का, मगर कह नहीं सकते आगे आने वाले समय में 10 साल में या 15 साल में ऐसा भी समय आ सकता है जहां हम ये कहने के लिए बाध्य हों कि 20% ही हमें ऑफलाइन दे दो या 10% ही ऑफलाइन दे दो, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 90% 80% ऑनलाइन ही हो, क्योंकि जिस गति से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, दुनिया अपना रही है। आजकल देखिए जहां भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अब डिजिटल होता है, यूपीए, एम पे, गूगल पे, तो विलुप्त हो रहा है कैश कहीं नजर नहीं आता है। एक अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, पैसा दूसरे अकाउंट में जा रहा है, लेकिन हाथों में दे आर नॉट चेंजिंग द हैंड्स। तो आने वाले समय में यही चीज एजुकेशन पे लागू हो सकती है कि हम स्टूडेंट को देख ही ना पाए। नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, टीचर से स्टूडेंट को जा रहा है, मगर हम स्टूडेंट को कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं कि स्टूडेंट कहाँ है। तो ये चीजें जो है इनेविटेबल है और हो रही हैं। हम इस क्लॉक को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पे जो आवश्यकताएं हैं उनको देखने की जरूरत है। मैं नीरज उपमन्यु सर से बिल्कुल सहमत हूं, इसको प्लान करने की जरूरत है। और जो सार है, जो लबे लुबाब है, चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो या ऑफलाइन टीचिंग हो, लबे लुबाब क्या है कि हम वो नेसेसरी नॉलेज इंपार्ट कर पा रहे हैं, क्या हम बच्चों को वो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज दे पा रहे हैं, क्या वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जिसकी उनको आवश्यकता है वो हम दे पा रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो ऑनलाइन भी ठीक है। अगर ऑनलाइन में ये सब चीजें हो रही हैं कि हम नॉलेज भी दे पा रहे हैं, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज भी दे पा रहे हैं, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी दे पा रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन भी होके रहेगा।
और भले ही इस समय है उसके लिए हम तैयार नहीं है, भले ही हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो बाध्य नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक समय आएगा। आज मैं शुरू में बोल रहा था सिमुलेशन, जब इंटरनेट की जो स्पीड है 5G से 6G जाएगी, 6G से 7G जाएगी, तो इतना सिमुलेटेड होगा कि बच्चा खुद ऑपरेशन करेगा घर में बैठे बैठे। और ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स इनवैलिड होंगे, आगे आने वाले समय में हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सब कुछ घर पे होगा, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस होंगे, लैब ऑन द चिप टेक्नोलॉजी होगी, एक पेशेंट जो है वो सब कुछ अपने घर में बैठे बैठे करेगा और एक डॉक्टर की जरूरत लास्ट में पड़ेगी। डॉक्टर जो है, ही विल बी द लास्ट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड बाय अ पेशेंट। तो अगर इस गति से जो चेंजेस हो रही हैं उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि जो बेसिक टेनेट्स ऑफ एजुकेशन है उनको कैसे हम पहुंचाएं स्टूडेंट तक, उसको कैसे राइट काइंड ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, टेक्नोलॉजीज, कॉम्पिटेंसीज दें, नॉलेज दें, चाहे वो किसी भी मोड से हो। लेकिन एज ऑफ नाउ, वो तो आगे की बात है, एज ऑफ नाउ वी हैव टू डिफाइन एंड डिवाइस अ सूटेबल मिक्स। और उसके लिए लाइब्रेरीज इनवैलिड नहीं होंगी। देखिए, लाइब्रेरीज भी डिजिटलाइज हो जाएंगी, बुक्स डिजिटलाइज हो जाएंगी। हमारे पब्लिशर्स को उसके लिए तैयारी करनी है कि कैसे डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल करें, ताकि बजाय इसके कि हम डोल पीटते रहें कि भाई प्रिंटेड बुक्स, that is not going to stop anybody from referring to digital resources। हमें खुद को चेंज करना है। जैसे कि गणमान्य गुरुजनों ने कहा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने से शुरू करो और अपने आप में चेंजेस लाओ। हम सबको अपने अपनी जगह अपने आप में चेंजेस लानी है। हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, और डिजिटलाइज, अगर नीड ऑफ द आवर है तो डिजिटलाइज कीजिए, चाहे वो लाइब्रेरीज हो, बुक्स हो, लेबोरेटरीज हो, क्लासरूम टीचिंग हो, जितना हो सकता है उसमें हमें अपने आप को समय के साथ डालने की जरूरत है। वी हैव टू कीप पेस विद द टाइम और उसको अडॉप्ट करना है, प्लान करना है, डेवलप करना है। इसको रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है, इनकार नहीं करना है। वी डोंट हैव टू लिव इन अ मोड ऑफ डिनायल और वी डोंट हैव टू लिव इन अ मोड ऑफ रेजिस्टेंस। जो समय की धारा है, जिस दिशा में बह रही है, उसी दिशा में हमको भी बहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी बात को कही सर। इस पे मुझे एक लाइन याद आया, जब जैसे बह प्यार पीठ तब तैसे कीजिए। वक्त के विपरीत चल के कोई भी सफल नहीं हो पाया है, सफलता तो दूर की बात, सर्वाइवल नहीं कर पाया है। तो अभी डिजिटल एरा में हम चल रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन को हम समझें। अब सोमानी साहब से मैं यही प्रश्न करूंगा जो अभी आदरणीय गुप्ता सर और गिर सर से किया, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी of the student, teacher and policy makers to fulfill the quality education after blending with the conventional teaching and digital technology। Responsibility तीनों की क्या रहेगी, आप इसको कैसे देखते हैं सोमानी सर? आज के प्रेजेंट युग में स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी करने के लिए जिसने अपना योगदान देना चाहिए, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है। फिर वो संस्थान की हो, मैनेजमेंट की हो, आपकी हो, मेरी हो, अभिभावकों की हो, और या जो भी इसमें इस पूरे इकोसिस्टम इन्वॉल्व है। और गिर सर ने जो बोला उसको मैं पूरा उससे पूरा मैं सहमत हूँ कि ये धारा बहती है, बहती जा रही है, हमको उसमें डुबकी लगाना है, उसके साथ जाना है। लेकिन ये सब करते समय मुझे, जो मैंने पहले भी बात की, वो दोहराता हूँ कि एक बैलेंस की जरूरत होती है लाइफ में। वो बैलेंस हम अगर मेंटेन कर पाए तो जरूर ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ खड़ी रहेगी। अदरवाइज अभी ये जो चैट जीपीटी, डीप से एंड सो मेनी थिंग्स हैव कम अप नाउ, यू नो, थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे लगता है कि आने वाला समय ये हमारे सबकी पेशेंस की भी एक पराकाष्ठा रहेगा, पेशेंस की भी एक एग्जामिनेशन रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम वी विल हैव टू be with the technology and digitalization. Thank you. Thank you sir। अब मैं पैनलिस्ट जितने हमारे बीच में एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, वक्त की मांग यही है कि हम अपने समय सीमा से तनिक आगे चले आए। तो बात तो अभी और भी करने की इच्छा है और आप सभी भी तत्पर हैं, लेकिन इसको हम में आगे के क्रम में रखें तो ऐसा ही रहेगा। एक इंटरप्ट करूंगा संतोष जी। हाँ जी सर। संतोष जी, एक इंटरप्ट करूंगा, बिल्कुल सहमत हूँ सभी से। बस 1 मिनट में आधा सेकंड लूंगा बस बोलने में, कि जो आपने क्वालिटी की बात की थी, क्वालिटी
is is not by choice. मतलब क्वालिटी तो एम्बाइब ही होती है। तो जब भी आगे भविष्य में रहेगा ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल इस मंच के माध्यम से बताऊंगा। एक बच्चे के बारे में जब ये परिचर्चा सुने तो जरूर सर्च करें, जैक एंड्रा का। जैक एंड्रा का एक 15 साल का बच्चा था जिसने कि 15 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर को डिटेक्ट करने की किट बना दी। ना उसके पास फार्मेसी था ना कुछ था। और आज की अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ो तो एक भाई साहब ने 15 सर्जरी कर डाली कार्डियोलॉजिस्ट ना होते हुए भी, जिसमें से 7 मर गए और 7 जिंदा है। तो सर की बात से भी सहमत हूँ कि बाद में चल के हम खुद ही सर्जरी करेंगे तो कुछ जिंदा रहेंगे कुछ मर जाएंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लें। समय की धारा के साथ तो बहना ही पड़ेगा। और हम हिंदी में एक निबंध पढ़ते थे, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मानव मानव रहा तो विज्ञान वरदान सिद्ध होगा, मानव दानव बन गया तो विज्ञान अभिशाप सिद्ध होगा। तो क्वालिटी के साथ भी वही चीज है। क्वालिटी इज नॉट बाय चॉइस, यू हैव टू इम्बाइब दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको जैसे रास्ते में जाना है। बट ये है कि हाँ, कोविड के आने के बाद ब्लेंडेड मोड में चीजें चलेंगी। और तीसरा एक जो प्रश्न आप पूछ रहे थे ना कि डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी या सिलेबस चेंज होगा, तो क्या है, किताबों का कोई रिप्लेसमेंट ना हुआ है ना कभी होगा। बड़ा अच्छा राठौर सर ने बोला कि साइकोलॉजिकली हम बच्चे को फोकस करना पड़ेगा। और सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो कंट्रोल कर पाएगा अपने आप पे वो जीत पाएगा आगे, क्योंकि आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, समय कम है, तो है ना। बस इतना ही बोलूंगा, कोई कोशिश करे तो भविष्य में लिखा जरूर पड़े। थैंक यू। संतोष जी, बस मैं अपनी बात को बस आधा सेकंड से भी कम लूंगा और पंक्ति के रूप में कह देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा अपनी दो पंक्ति कह करके मैं खत्म कर दूंगा। हर रोज सवेरे उठ करके एक नया नजारा देखा है, जीवन किस किस का कैसा है, मैंने आज सवेरे देखा है, जीवन किस किस का कैसा है, मैंने आज सवेरे देखा है। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, माना कि चारों तरफ अंधेरा है, कम से कम एक दीपक तो जलाइए। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, कम से कम एक दीपक तो जलाइए। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने अपने संस्थान को आइडियल तो बनाइए, अपने अपने संस्थानों को आइडियल तो बनाइए। जिस दिन ये सोच जाबित हो जाएगी, ब्लेंड मोड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी सब चलती रहेंगी, क्योंकि जीवन सतत है, निरंतर है, सदैव है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जय जय भारत। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने एक लीडर वाली बात कही, जो आप वाकई लीडर हैं भी सर हमारे। तो लीडर तय करता है कि व्यवस्था कैसी रहेगी। व्यवस्था तो पहले भी वैसी थी, आगे भी वैसी रहेगी। बस लीडर के बैठ जाने से, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, मैं इस बात को फिर से कोट कर रहा हूँ कि वो प्रारूप बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन आपसे इंस्पायर्ड होके ही मुझे भी याद आया कि नजरे क्या बदले कि नज़ारे बदल गए, और कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। तो हमें अपना नजरिया दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी जो चैलेंजेस के तौर पे हम जिसे देख रहे हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी बनाएं और बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ें। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, इस सभी में जो स्टूडेंट सेंट्रिक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो तो हमारा टारगेट है कि वो बेहतर से बेहतरीन हो, हम सभी उत्कृष्ट बने। इसके लिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सबसे बड़ी बात जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, इनकी जो कहते हैं विल पावर है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि उपन्यु साहब ने कहा कि क्वालिटी तो देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, तभी चीज़ें उसके हिसाब से सिस्टम अपने आप को कर पाता है। तो मैं अपनी बात को आप लोग से इजाज़त लेता हूं, और समय की बाध्यता का ख्याल रखते हुए इस श्रृंखला के लिए हम अगली कड़ी भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके अलग अलग सेगमेंट को हम अलग अलग तौर पे भी
देख और समझ पाएंगे। तो पैनल में शामिल सभी गुप्ता सर, गिर सर, सोमानी सर, शुक्ला जी, राठौर साहब, शर्मा जी, चौधरी मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे डिस्कशन में अपना इनपुट दिया। तो फार्मा लोग के सभी सदस्यों एवं हमारे दर्शकों की तरफ से आप सभी को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय फार्मेसी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।